हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है कौशिक पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, जहां आज हम क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं पेपर में। वही रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो वक्त गवाए बिना स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखें। सो हम स्टार्ट करते हैं आज एंटी माइक्रोबियल्स। देखिए, ह्यूमंस में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इनसे डिसीज़ होती है। सो जो एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं या प्रिवेंट करते हैं या इनिबिट करते हैं पैथोजेनिक एक्शन, यानी डिसीज कोसिंग एक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रहता है। माइक्रोब्स की जो डिसीज कोसिंग एक्शन है उसको या तो प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा, इनिबिट करेगा या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, फंगाई के लिए एंटी फंगाइडल ड्रग्स या एजेंट्स, या वायरस के लिए एंटी वायरल एजेंट्स, ये सब यूज़ होते हैं। देखिए, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट, ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज होती है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स की। देखिए, एंटीबायोटिक्स क्या है। तो एंटीबायोटिक्स क्या है। देखिए, इनिशियली जो एंटीबायोटिक्स है वो क्लासिफाइड होते थे एज ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी पहले इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस माना जाता था, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही ग्रोथ को या तो रोकेगा या डिस्ट्रॉय करेगा। बट जैसे जैसे केमिकल हमने साइंस में एडवांसमेंट होता गया, वैसे वैसे कुछ केमिकल सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स भी हमने, केमिकली सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स का भी हमने डिस्कवरी किया। सो अब जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको अब रिफ़र करते हैं, एंटीबायोटिक्स नाउ रिफर्स टू एज ए सब्सटेंस प्रोड्यूस होली और पार्सली बाय केमिकल सिंथेसिस, यानी या तो वो पूरी तरह से या फिर वो पार्सली केमिकल सिंथेसिस से प्रोड्यूस होता और इन लो कंसेंट्रेशन इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी लो कंसेंट्रेशन में ये या तो ग्रोथ को कम कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाय इंटरवीनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इनका क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स है वो मेनली माइक्रोब्स की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वहाँ पर अटैक करता है और उनको बंद कर देगा, इंटरवियर किसी भी तरह से अफेक्ट कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है पॉल एरलिख, जिन्होंने एक मेडिसिन डेवलप की थी जिसका नाम था एस्फेरेनमीन, जिसको हम सर्वाल्सन भी कहते हैं। इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए मिला गया था 1902 पे। ये जो ड्रग था, ये जो दवाई थी, ये ट्रीटमेंट था साइफिलिस की इसका। साइफिलिसिस का यहाँ पे फिलिस का यहाँ पे ट्रीटमेंट था। ऑल्दो इसके कुछ अच्छे इफेक्ट थे साइफिलिस पे, इसका ट्रीटमेंट था, बट ये उतना ही टॉक्सिक था ह्यूमंस के लिए, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया नहीं गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो प्रोटीनोसोल है, अब क्या होता है कि जब जो पॉल एरिक है उन्होंने सिमिलरली, क्या होता है कि प्रोटीनोसोल एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल एजेंट जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मिलता जुलता है सर्वाल्सन के जैसा। सो उसकी इसमें क्या हुआ कि हमने एक बात डिस्कवर की कि जो सल्वारसन है या प्रोटीनोसोल है वो बॉडी में कन्वर्ट किया जा सकता है सल्फानीलेमाइड में, और इसी तरह हमें सल्फा ड्रग्स की डिस्कवरी हुई। देखिए, सल्फा ड्रग्स अपनी जगह, बट जो रिवॉल्यूशन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की डिस्कवरी से आया था वो अलग ही था। उसकी जो डिस्कवरी की जो फेम थी वो बहुत हाई लेवल पे थी। जो सल्फोनामाइड्स, जो भी सल्फोनामाइड्स थे उनके, वो पेनिसिलिन के सामने, उसकी फेम के सामने कुछ भी नहीं थे। सो देखिए, एंटीबायोटिक जो होते थे उनका काम क्या होता है। देखिए, दो काम होते हैं, पहला साइडल किलिंग इफेक्ट, दूसरा स्टैटिक या इनिबिटरी इफेक्ट। तो सबसे पहले बैक्टीरियोसाइडल की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है पेनिसिलिन, दूसरा अमीनोग्लाइकोसाइड्स और तीसरा है ऑफ्लोक्सिन। अब जो बैक्टीरियोस्टैटिक है उसका काम होता है, जैसे उनका नाम है एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोराम्फेनिकोल, ये तीन बैक्टीरियोस्टैटिक है। देखिए,
अब यहाँ पे हम अदर बैक्टीरिया जैसे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की या तो ग्रोथ इनहिबिट कर देंगे या उनको मार देंगे। वहीं देखिए कुछ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी होते हैं जो मेनली कुछ ही टाइप के ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज पे अफेक्ट करते हैं। वहीं कुछ लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी होते हैं जो सिर्फ सर्टेन अमाउंट मतलब किसी एक माइक्रोब पे ही अटैक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल जैसे पेनिसिलिन जी है। पेनिसिलिन जी एक नैरो स्पेक्ट्रम है, ये ध्यान रख लीजिए। उसके अलावा जितने भी अभी यहाँ पे जितने भी हमें एग्जांपल्स आने वाले जैसे एम्पिसिलिन, अमोक्सिलिन, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो कि सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है पेनिसिलिन का। वहीं क्लोराम्फेनिकोल है, वो भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एंटीबायोटिक है। ऑफ्लॉक्सिन, डाइसिडेरिजिन, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। डाइसिडेरिन टॉक्सिक है स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल्स के लिए। अब बात आ जाती है एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट की। देखिए एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट एक्चुअली कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। अब इसको कैसे समझे थे ये समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज। सबसे पहला इंपॉर्टेंस यहाँ पे डिफरेंस है कि एंटीसेप्टिक्स लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई किया जाता है, वहीं डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग थिंग्स पे अप्लाई किया जा सकता है। अब एंटीसेप्टिक्स में क्या होता है कि कहीं कट लग गया या वाउंड हो गया, अल्सर्स हो गए या कहीं पे डिस्कीज हो गई है स्किन सरफेस पे, तो वहाँ पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, तो जैसे फ्यूरेसिन है, सल्फोमाइसिन है। देखिए सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटोल होते हैं जो कि मिक्सचर होता है क्लोरोजाइनिलोन एंड टर्पिनियोल का। वहीं बिथियोनल जो होता है, बिथियोनल एड करता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी टू सोप, यानी सोप में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इम्पार्ट करने का काम बिथियोनल का होता है। वहीं जो आयोडीन होता है वो एक पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है। ये इसका सॉल्यूशन होता है 2 to 3% सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, जिसको हम टिंचर आयोडीन कहा जाता है। ये एक बहुत अच्छा पावरफुल एंटीसेप्टिक का काम करता है। वहीं आइडोफोम की बात कर ली जाए तो आइडोफोम घाव पे काम करता है, एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है घाव पे। वहीं बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज, यानी जो बोरिक एसिड होता है वो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में वीक एंटीसेप्टिक होता है आंखों के लिए। अब डिसइंफेक्टेंट्स की बात कर लीजिए। डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज फ्लोर्स, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट। वहीं जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो जैसे फ्लोर्स है, टाइल्स है, ड्रेनेज सिस्टम है, इनको साफ करने के लिए यूज होता है। अब मैंने कहा था कि डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स में बस कंसंट्रेशन का अंतर होता है। जैसे ये एग्जांपल है 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एक एंटीसेप्टिक का काम करेगा, वहीं 1% ऑफ फिनॉल सॉल्यूशन यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे एग्जांपल क्लोरोजाइनिलोन, टर्पिनियोल, बिथिनियोल हमने ले ही लिए थे। अब एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की बात कर लीजिए। देखिए जो एंटीबायोटिक्स है उन्होंने एक रिवॉल्यूशन ला दिया था लोगों में। पहले क्या होता था कि लोग पैदा होते थे और किसी ना किसी बीमारी से मर जाते थे विदाउट पूरी एज वो कंप्लीट नहीं कर पाते। अब जब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई तो इससे कारण क्या हुआ कि लोगों की जो एज है वो बढ़ गई, लगभग डबल एज हो गई। जहाँ कोई 50 साल जीता था तो वो 16 साल जीने लग गया। अब इसके कारण क्या होता है कि इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा है पॉपुलेशन पे, और पॉपुलेशन के कारण यहाँ पे क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण अब यहाँ पे बर्थ कंट्रोल की बातें करने लग गई। तो बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए, तो बर्थ कंट्रोल किया जाता है पिल्स के थ्रू। यह पिल्स सबसे पहला इफेक्टिव मेथड है बर्थ पिल्स या एंटी फर्टिलिटी जिनको ड्रग्स कहते हैं। तो इनका जो कम्बिनेशन बर्थ पिल्स होती क्या है, देखिए बर्थ पिल्स में मेनली सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मिक्सचर यूज होगा। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है ओव्यूलेशन को सप्रेस करना। वहीं अब एक नया यहाँ पे एग्जांपल है दूसरा नॉरएथिड्रोन, जो कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है। एज ए एंटी फर्टिलिटी ड्रग इसका यूज़ होता है। वहीं एस्ट्रोजन का कम्बिनेशन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कम्बिनेशन जिसको हम इथाइलनाइल एस्ट्राडियोल काम कहते हैं, जिसको हम कॉमनली नोमेस्ट्रोल कहते हैं। ये मिक्सचर होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, जो भी एंटी फर्टिलिटी ड्रग के जैसा काम करता है। अब यहाँ आ जाती है केमिकल्स इन फूड। देखिए केमिकल फूड में क्यों ऐड किया जाता है, पहला कारण होता है कि उनके प्रिजर्वेशन के लिए, दूसरा
कि उनको उनकी दिखावट के लिए, उनकी अपील या उनका कलर अच्छा दिखने के लिए। वही तीसरा, या न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड करने के लिए। अब इसमें मेन कैटेगरी फूड एडिटिव्स कौन से? पहला है फूड कलर, जिसमें फूड कलर ऐड किया जाता है, या फ्लेवर्स या स्वीटनर्स। तीसरा है फैट इमल्सिफायर या स्टेबलाइजिंग एजेंट। चौथा है फ्लोर इम्प्रूवर्स, एंटी स्टाइलिंग एजेंट्स एंड ब्लीचेस। वहीं पांचवा है एंटीऑक्सीडेंट्स। छठा है प्रिजर्वेटिव। और सातवां है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट विथ सच एस मिनरल, विटामिन और अमीनो एसिड। अब यहाँ पे जो सातवां है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सच एस मिनरल, विटामिन और अमीनो, इसके अलावा जितने भी कैटेगरीज होती है वो कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करती नहीं है फूड में। तो एक्सेप्ट केमिकल्स फॉर जो कैटेगरी 7, नन ऑफ देम अब एडिटिव हैव न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी यहाँ किसी की और अदर इनकी किसी की भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज होती नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फूड एडिटिव में सबसे पहला नाम आता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का। तो अब इसके यूज़ क्यों, इसका कारण क्या होता है? देखिए, सुक्रालोज है, सुक्रालोज एक कैलोरी इंटेक करता है, यानी वहाँ पे कहीं ना कहीं कैलोरीज होती है सुक्रालोज में, हाई कैलोरीज होती है। अब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये प्रेफर करते हैं कि यार हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी बिना कैलोरी वाला स्वीटनर यूज़ होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि एक सबसे पहला जो स्वीटनर है सैकरिन, जो फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जिसको हम फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं सैकरिन। उसका फॉर्मूला क्या है? ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड। ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड को ही हम सैकरिन कहते हैं, जो कि 550 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर है केन शुगर के। और ये इनर्ट होता है, यानी ये बॉडी में किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, बॉडी के अंदर जाएगा और एक्सक्रीट आउट हो जाएगा एज इट इज़, जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में एज इट इज़ वापस एक्सक्रीट हो जाएगा। और हार्मलेस भी है, बॉडी को कोई हार्म प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए इसका यूज़ भी बहुत एक्सटेंसिव तरीके से हुआ। अब यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर दे रखे हैं और उनके स्वीटनेस इंडेक्स भी दे रखा है। जैसे एस्पार्टेम है, इसका स्वीटनेस इंडेक्स है 100, सैकरिन का बता ही दिया 550, सुक्रालोज का बता दिया 600। वहीं हम एलिटेम की बात कर ले तो ये सबसे हाईएस्ट होता, लगभग 2000। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एस्पार्टेम की। एस्पार्टेम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड या फिनाइल एनालिन, यानी एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एनालिन मिलके एस्पार्टेम बनाते हैं। एस्पार्टेम जो कि मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल स्वीटनर इसका नाम है, क्योंकि ये 100 टाइम्स मोर स्वीटर होता है केन शुगर के। बट इसका जो यूज़ होता है वो कोल्ड फूड्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स में ही यूज़ होता है, बिकॉज ये कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। इसके कारण ये कुकर जो भी हमारे फूड होते, फूड आइटम जो जिनमें टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे यूज़ नहीं होता। अब यहाँ पे आ जाता है एलिटेम। एलिटेम का जो स्वीटनेस इंडेक्स है लगभग 2000 एज़ कम्पेयर टू केन शुगर। अब केन शुगर के ये 2000 है, यानी ये बहुत हाई पोटेंशियल स्वीटनर है। इसकी जो स्वीटनेस है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसके लिए इसी कारण इसका यूज़ भी कम होता है। वहीं अब आप आ जाते हैं सुक्रालोज पे। तो सुक्रालोज एक ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है सुक्रोज का, और इसका अपीरियंस भी अपीरियंस और टेस्ट दोनों ही शुगर जैसे होता है। और तीसरी बात, सबसे अच्छी बात, ये कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये कोई भी कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता। इसके कारण सबसे अच्छे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में इसकी गिनती होती है। अब बात आ जाती है फ्रूट प्रिजर्वेटिव की। देखिए, फ्रूट प्रिजर्वेटिव क्यों काम आता है? उनका काम होता है स्पॉइलेज फूड को प्रिवेंट करता है, यानी फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए। अब इसका जो मेन जो भी कॉमन हम यूज़ करते हैं स्वीटनर, जो भी फूड प्रिजर्वेटिव, सबसे पहले सोल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल याद हो तो आप अचार बनाने में यूज़ होता है। वहीं सोडियम बेंजोएट या सोडियम लिमिटेड क्वांटिटीज़ में यूज़ होता है। वहीं सोर्बिक एसिड और प्रोपेनिक एसिड वो भी एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं। अब अगला टॉपिक आता है एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड। अब जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उनका काम क्या होता है? सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है प्रिजर्वेशन का काम होता है। ये इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है ये कि ये ऑक्सीजन का जो एक्शन है फूड पे उसको प्रिवेंट कर देता है। इसके थ्रू ये फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प कर देते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल है, जैसे बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुलिन BHT एंड बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA। अब जो यहाँ पे कुछ और भी क्या होते हैं,
सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं वाइन या बियर में, शुगर सिरप या एंड कट में, पील्ड और ड्राइड फ्रूट एंड वेजिटेबल, यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये यूज़ होते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्लींसिंग एजेंट पे। देखिए इसमें हम डिटर्जेंट्स की बात करते हैं और डिटर्जेंट्स दो तरह के होते हैं, पहला है सोप और दूसरा है सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो सबसे पहले सोप की बात करते हैं। सोप में देखिए, सोप में क्या होता है, सोप का काम क्या होता है, वो रिमूव करता है फेट को, जो मटेरियल जैसे स्किन या फैब्रिक पे चिपक जाता है उस ऑयल को बाइंड करके, मतलब बाइंड करके और ऑयल या फेट को हटा देता है। जैसे यहाँ पे है सोडियम स्टीरेट जो बना है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरेट। अब सोप क्या होता है, सोप आर द सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड्स, यानी लॉन्ग फैटी चेन्स का, जो भी लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स के सोडियम सोल्ट या पोटेशियम सोल्ट होते हैं। अब इनमें क्या होता है, सोप कंटेनिंग सोडियम सोल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ग्लिसरॉल ईस्टर ऑफ फैटी विथ एक्वा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिक एसिड। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो फैटी एसिड है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में हीट करके हम सोप को फॉर्मेशन करते हैं, और ऐसी प्रोसेस, इस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अब टाइप ऑफ सोप्स में आते हैं। सबसे पहला होता है टॉयलेट सोप, जो भी हमें टॉयलेट्स में होते हैं। इसमें बेटर ग्रेड ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स यूज़ होती है। इससे जब ये बेटर ग्रेड यूज़ होते हैं तो इससे क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ एल्काली जमा हो जाता है टॉयलेट्स में वो रिमूव हो जाता है। एंड सोप दैट यूज इन फ्लोट। अब कुछ सोप होते हैं तो वाटर में फ्लोट होती है। इसका कारण क्या होता है कि जब ये सोप का फॉर्मेशन होता है तब यहाँ पे टाइनी बबल्स को भी इनमें मिक्स कर दिया जाता है, इनमें बीटिंग कर जाती है टीनी एयर बबल्स की। वहीं ट्रांसपेरेंट सोप में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सोप जैसे संतूर, हम कॉमनली यूज़ करते हैं संतूर में भी संतूर है, हाँ संतूर ही है। संतूर में क्या होता है, यहाँ पे सोप को क्या होता है, सबसे पहले ये एक ट्रांसपेरेंट, संतूर एक ट्रांसपेरेंट सोप है, जिसमें क्या होता है कि जो सोप है उसको पहले इथेनॉल में ऐड करके इवोपरेट कर दिया जाता है एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट को, यानी इथेनॉल में मिला दिया जाता है, उसके बाद इवोपरेट कर दिया जाता है सॉल्वेंट को। इससे क्या होता है कि जो सोप है, क्लीन सोप यानी जो ट्रांसपेरेंट सोप है वो बन जाती है। अब कुछ मेडिकेटेड सोप होती है जिनमें क्या होता है कि मेडिसिनल वैल्यू के कुछ कंपाउंड केमिकल्स मिलाए जाते हैं। वहीं हम शेविंग सोप्स की बात कर ले तो इनमें ग्लिसरॉल होता है, जिससे क्या होता है कि ग्लिसरॉल के कारण क्या होता है, इंस्टेंट ड्राइंग ऑफ शेविंग क्रीम नहीं होती है, प्रिवेंट हो जाती है। अब लॉन्ड्री सोप्स में क्या होता है, लॉन्ड्री सोप्स में सोडियम रोसिनेट के फिलर्स, सोडियम सिलिकेट्स, बोरेक्स या सोडियम कार्बोनेट्स के फिलर्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई डू सोप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में सोप क्यों नहीं काम करती। तो उसका कारण है कि हार्ड वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होते हैं। जो ये आयन्स है ना, ये आयन्स क्या होते हैं कि इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सोप बना लेते हैं वे रिस्पेक्टली व्हेन सोडियम और पोटेशियम सोप्स आर डिजोल्व इन वाटर। यानी यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम सोप्स जब डिजोल्व कर ली जाती है तो ये इनसॉल्युबल सोप्स बनाते हैं, जो कि एज ए स्कम वाटर से सेपरेट हो जाते हैं, और जो भी सोप का जो एक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, उसका वो वर्क नहीं कर पाता ठीक से। आगे बढ़ते सिंथेटिक ड्रग्स की बात कर ले। देखिए सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की बात कर ले। अब जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं वो क्लींसिंग एजेंट होते हैं, लाइक उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो सोप जैसी ही होती है। उनकी प्रॉपर्टी तो सोप जैसी होती है, बट उनमें कोई सोप होता ही नहीं है। अब ये जो सोप होती है, देखिए ये बहुत, इन दोनों को देखिए, जो सोप होती है उसको तो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में यूज़ कर सकते हैं, जो सोप होती है उसे हम सॉफ्ट वाटर में ही यूज़ कर सकते हैं, बट जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है उनको हम सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही वाटर में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन्स एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन। यानी यहाँ पे सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन होती है एल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स की, जो कि ऑब्टेन किया जाता है बाय अल्काइल बेंजिंग सल्फोनिक एसिड्स विथ एल्काली। यहाँ पे मतलब यहाँ पे न्यूट्रल कर लिया जाता है। जैसे लोरियल एल्कोहल, उसको पहले हमने H2SO4 से ट्रीट कर लिया तो लोरियल हाइड्रोजन सल्फेट होता, फिर इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है NH एल्काली से मिला के, यानी यहाँ पे एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसके साथ इसको न्यूट्रल किया जाता है विथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काली, तो यहाँ से सोडियम लोरियल सल्फेट बन जाता है। वैसे ही सोडियम डोडिसिल बेंजिल सल्फोनेट भी ऐसे ही बनता है। अब इसका जो मोस्टली यूज़ होता है हाउस होल्ड वर्क में। जो एनायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो टूथपेस्ट, जो हमारे टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं सुबह, कोलगेट, इन सब में भी मिला रहता है एनायनिक डिटर्जेंट। वहीं कैटायनिक डिटर्जेंट की बात कर ले तो कैटायनिक डिटर्जेंट में क्वाटरनरी सोडियम अमोनियम सोल्ट होते हैं, अमोनियम सोल्ट्स ऑफ अमोनियम
अमाइंस विथ एसीटेट क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स एज आयन, यानी यहाँ पे क्वाटरनेनी अमोनियम सोल्ट होता है जिसमें एज ए एनाइन एसीटेट क्लोराइड या ब्रोमाइड काम करते हैं या रहते हैं, जैसे सिट्राइल अमोनियम ब्रोमाइड होता। तो इसमें क्या होता है कि जो कैटायनिक पार्ट होता है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है और पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर, नाइट्रोजन जो एटम होता है उस पर। वहीं एनायन में हमने बता ही दिया एसीटेट क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स ये सब होते हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट है सिट्राइल मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये भी एक कैटायनिक डिटर्जेंट है। देखिए जो कैटायनिक डिटर्जेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जर्मिसाइडल होती है। जर्मिसाइडल मतलब किलिंग या जर्म्स की किलिंग की प्रॉपर्टी होती है। इसके कारण इनका जो यूज़ होता है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसके लिए इनका लिमिटेड ही यूज़ होता है। वहीं हम नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स की बात करें तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट में क्या होता है, दे डू नॉट कंटेन एनी आयन, यानी इनमें कोई आयन होता ही नहीं है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। वन सन डिटर्जेंट जैसे स्टीरिक एसिड होती है, स्टीरिक एसिड रिएक्ट विद पोथली इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और नॉन आयनिक डिटर्जेंट बना लेगा, जैसे स्टीरिक एसिड रिएक्ट करेगा पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल से। अब इसमें लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट है, दे आर नॉन आयनिक टाइप। जो भी हमारे बर्तन धोने के डिश वॉश होते हैं, लिक्विड डिश वॉशिंग होते हैं, वो सब नॉन आयनिक टाइप ऑफ डिटर्जेंट में काम आते हैं। अब जो मेन प्रॉब्लम होती है डिटर्जेंट्स के साथ वो ये होते हैं कि उनकी जो ब्रांचेस होती है बहुत हाईली ब्रांच होते हैं। हाईली ब्रांच हमने कैटायनिक को भी हाईली ब्रांच बोला, अनायनिक को भी हाईली ब्रांच बोला, तो ये हाईली ब्रांच होते हैं और इसके कारण क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है इनको डिग्रेड नहीं कर पाते और स्लोली ये इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और पोल्यूशन कॉज करते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि रिवर्स होती है, पॉन्ड्स होते हैं, उनमें फोम बन जाते हैं उनके ऊपर, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में, और जो वाटर होता है वो क्या पोल्यूटेड होता है। अब इसमें क्या होता है, इसको बचाने के लिए वाटर पोल्यूशन को नहीं होने के लिए क्या किया जाता है कि जो सोप होती है उनको लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब उनको जितना सोर्ट हो सके उतना सोर्ट कर लिया जाता है। वो जो हाइड्रोजन कार्बन होती है उसका जो हाइड्रोजन चेन होती है उसको जितना सोर्ट रखा जा सकता है उतना सोर्ट रखते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो अनब्रांच चेन होती है वो ज़्यादा अच्छे से ईजीली बायोडिग्रेड हो जाती है, यानी बैक्टीरिया उनको डिग्रेड अच्छे से कर सकते हैं। इसके कारण इनका यूज़ ज़्यादा होता है। अनब्रांच्ड चेन्स ज़्यादा यूज़ होता है, अनब्रांच्ड चेन्स डिटर्जेंट्स। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल को। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।